बातें मत कर दीजिए। नोट्स ऑफ ट्वेंटियर सर जी, नोट्स ऑफ ट्वेंटियर वही पढ़ाना है। आज जो टॉपिक समझाना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा उसको। आपको एनसीईआरटी पढ़ेंगे एकदम नहीं समझ में आएगा वो टॉपिक। ऐसा दिया हुआ है कि 1% आपको समझ में नहीं आएगा उसमें से, ठीक है। उसको ध्यान समझिए। टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ नर्व कंडक्शन, नर्व इम्पल्स जनरेशन। इस टॉपिक में समझना यह है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू मैसेज या इम्पल्स, हमारे नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्स या जो मैसेज जनरेट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स। और वो आगे कंडक्ट कैसे होता है, कैसे वो कंडक्ट होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज का, इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है और इम्पल्स या मैसेज जनरेट कैसे होते हैं, वो मैकेनिज्म समझनी है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको समझा दिया है। देखिए ये एक्सॉन है। क्या है ये? एक्सॉन। मैसेज को रिसीव कौन करता है? इम्पल्स को रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट। और एक्सॉन इसको आगे कैरी कराता है। तो हमको समझना है कि एक्सॉन या डेंड्राइट की एक्सॉन की ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके थ्रू इम्पल्स कैसे आगे कैरी होगा या इम्पल्स जनरेट कैसे होगा। तो देखिए ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। और अंदर जो फ्लूइड भरा होता है साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और बाहर जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सोप्लाज्म के इधर जो प्लेस है उसमें भी फ्लूइड होगा, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्योंकि नर्व एक सेल है। नर्व सेल क्या है? एक सेल का नाम है। मैंने आगे नहीं बनाया, आगे डेंड्राइट होगा। आगे क्या होगा इसमें? डेंड्राइट। ऐसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखिए पेज ओपन कर लीजिए, सेम ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सोलेमा है। ये क्या है? एक्सोलेमा, ठीक। और अंदर फ्लूइड है, वो क्या है? एक्सोप्लाज्म। बाहर के फ्लूइड का नाम है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, इसमें ये समझना है। अगर हमारा ब्रेन सिग्नल भेज रहा है हैंड की मसल्स को मूव कराने के लिए, तो सिग्नल जनरेट कैसे होता है, ठीक है, उसी को समझना है। ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स और कुछ प्रोटीन्स लगी होती हैं। जानते हैं सेल मेम्ब्रेन में क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। पढ़े ना, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं। कुछ प्रोटीन चैनल बनाती हैं, कुछ चैनल हमेशा खुले रहते हैं, कुछ चैनल जरूरत पड़ने पर खुलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए चैनल्स के टाइप समझ लीजिए। एक चैनल मैंने ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है। और ये है लीकी चैनल। लीकी का मतलब हमेशा ओपन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ चैनल लिखेंगे। टाइप्स ऑफ चैनल, कितने तरीके के चैनल होते हैं? 2 तरीके के चैनल हैं। एक है लीकी चैनल, ये हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज ओपन रहेगा। चैनल का मतलब होता है ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर स्पेस है। ध्यान समझते रहिए, एक एक चीज समझ में आएगा। लीकी चैनल का मतलब ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन इस मेम्ब्रेन में ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर स्पेस है। चैनल उसी प्रोटीन को बोलते हैं जिसमें स्पेस होता है। ये चैनल हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए बोलते हैं लीकी। लीकी का मतलब हमेशा लीकेज करते रहते हैं। दे ऑलवेज लीकेज। इनके थ्रू आयंस का लीकेज हमेशा होता रहता है, ठीक है, लीकी चैनल। और दूसरे चैनल का नाम क्या है? पंप। क्या बोलते हैं इसको? पंप। पंप में सोडियम और पोटेशियम चैनल है। पोटेशियम चैनल प्लस, ठीक है, यानी प्लस और K प्लस चैनल। 2 चैनल और बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से, ये है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज
डेडिकेटेड चैनल। तो दूसरे चैनल का नाम क्या है? एक है लीकी चैनल, दूसरे को क्या बोलते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम और पोटेशियम के चैनल लीकी सोडियम और पोटेशियम के लिए है, किसके लिए है? Na+ और A+ के लिए चैनल है। ये हमेशा खुले रहेंगे और ये जरूरत पड़ने पर खुलेंगे, नीड पड़ने पर, ठीक है? कंडीशनल खुलेंगे। ओपन एट पर्टिकुलर वोल्टेज, जब इनको एक पर्टिकुलर चार्ज मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, तब खुलेंगे। नॉट ऑलवेज ओपन, ये हमेशा ओपन नहीं होते हैं। नोट कर लेना, ये बुक में मिलेगा नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ, पढ़ते रह जाएंगे बुक को, ठीक है? ये चैनल जो ये वाले हैं, इनमें ताला लगा होता है। ताला समझ रहे हैं? देखिए ये लॉक लगा है, ये लॉक है, जरूरत पड़ने पर लॉक खुलेगा इनका। तब इनके थ्रू सोडियम पोटेशियम अभी कहाँ से जाएगा? सोडियम पोटेशियम से हम बता रहे हैं, जरूरत पड़ने पर खुलेंगे, ऑलवेज ओपन रहते हैं, ठीक है? लीकी जो बोलते हैं वो लीक करते रहते हैं हमें साइंस को, समझ में आया? और एक यहाँ लगा होता है पंप, क्या लगा होता है? पंप। ये है सोडियम पोटेशियम पंप। ये चैनल नहीं है। पंप वो प्रोटीन होती है जो एनर्जी को कंज्यूम करके आयंस को इधर से उधर भेजेगी, समझ में आ रहा है? इनके थ्रू आयंस का मूवमेंट, मतलब अंदर से बाहर कोई आयन चला जाएगा, बाहर से अंदर आ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा, हाई से लो, एनर्जी खर्च नहीं होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इनके थ्रू। कैसे ट्रांसपोर्ट? पैसिव। लेकिन ये जो है पंप है, जानते हैं पंप ऐसी प्रोटीन है जो एनर्जी खर्च करके किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कराती है, उसको बोलते हैं पंप, ठीक है? ये भी सोडियम पोटेशियम पंप है। ये क्या है? ये है सोडियम पोटेशियम पंप, समझ में आ रहा है? तो एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज का ट्रांसपोर्ट जब होता है तो न्यूरॉन्स में जो चैनल्स लगे होते हैं उनके थ्रू कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? तो चैनल से आप बताएंगे कैसा ट्रांसपोर्ट? पैसिव होता है, ठीक है? लेकिन जो पंप होता है उसके थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो नर्व सेल में दोनों तरीके का ट्रांसपोर्ट है, पैसिव भी है और एक्टिव। इन द नर्व सेल बोथ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, दोनों तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है। लिख लीजिएगा, नर्व सेल के थ्रू, नर्व सेल से क्या होता है? बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, दोनों तरीके का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट किससे होगा? बाय पंप प्रोटीन से होगा। जहां पर पंप प्रोटीन लगी होंगी, पंप वही है सोडियम पोटेशियम पंप। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट किससे होगा? बाय आयन चैनल्स। और इसमें दो वैरायटी, एक हमेशा खुले रहते हैं, एक जरूरत पड़ने पर खुलते हैं, ठीक है? लेकिन मॉलिक्यूल इनमें हाई से लो जाएगा, यहाँ लो से हाई खींचना पड़ेगा, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसमें एनर्जी खर्च होती है, समझ में आ रहा है? ये प्रोटीन क्या मैंने बता दिया कि न्यूरॉन्स में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कितने तरीके की प्रोटीन लगी होती है। एक चैनल प्रोटीन होती है, उसमें दो वैरायटी, एक हमेशा ओपन, एक जरूरत पड़ने पर ओपन होगा, और एक पंप प्रोटीन होती है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है? वो एक्टिव एटीपी को यूज करके ये आयंस को मूव कराएंगे। हो गया यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है एक्टिव और पैसिव दोनों, लेकिन पंप से पूछेगा तो पैसिव, सॉरी पंप नहीं, चैनल्स के थ्रू पैसिव होगा, पंप से एक्टिव। हो गया है? अब मैं इधर का सब बता दे रहा हूँ, इसमें फिर से समझाना है। अब देखिए, अगर स्टार्टिंग से पूछा जाए, अभी कोई नर्व इंपल्स नहीं है, हम एकदम आराम से हैं, ठीक है? हमारी बॉडी में कोई इंपल्स नहीं है, न्यूरॉन्स एकदम रेस्टिंग कंडीशन में है। जब न्यूरॉन, एक होता है रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल जानते हैं क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल, या जब न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, जब तक न्यूरॉन के थ्रू मैसेज का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, उस समय न्यूरॉन में, नर्व सेल में
ठीक है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है, जितना चार्ज होता है मेम्ब्रेन पर, उसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। समझ में आ रहा है रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है? अगर जब तक मेम्ब्रेन के थ्रू, जितने समय तक मेम्ब्रेन के थ्रू कोई इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, रेस्ट कंडीशन में, न्यूरॉन्स रेस्ट में है, उस समय मेम्ब्रेन के अक्रॉस जितना वोल्टेज डिफरेंस है, जितना वोल्टेज होता है यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। नोट कर लीजिए, ये क्या है? ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग कंडीशन में ऑफ न्यूरॉन एकदम रेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें न्यूरॉन में जो मेम्ब्रेन है, ये उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा? रेस्टिंग पोटेंशियल, इसकी वैल्यू माइनस के 70 मिलीवोल्ट। यही क्वेश्चन आता है, माइनस कितनी वैल्यू होती है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस 70 मिलीवोल्ट। ठीक है, कितना होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? अब एक वर्ड इसमें समझ लीजिए, ये कब जनरेट होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब होता है? इट अकर्स ड्यूरिंग पोलराइज्ड स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है, आप यही से समझ लीजिए, ये नहीं समझ में आएगा, यही मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, लिख लिए हैं। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया ये? हमको सर की बात की हवा ही नहीं है। हवा लगेगा, जो नहीं समझ में वही लोग पूछ लीजिए आप ना। अभी तो जो नहीं पूछेंगे तो आगे कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? न्यूरॉन्स का ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, ये एक्सॉन की एक्सोलेमा है, ये मेम्ब्रेन हो गया, एक्सॉन है। इसमें यही बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कैसे होता है, हमारे न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जनरेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स समझ रहे हैं ना? मैंने किसी हॉट प्लेट को टच किया तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यहाँ जो न्यूरॉन होगा, यहाँ अंदर जो न्यूरॉन होगा, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी हलचल पैदा हो जाएगी, वो हलचल आगे चलती हुई जाएगी, ब्रेन तक पहुंचेगी। हलचल क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। समझ में आ रहा है? डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होता है, शुरुआत कैसे होती है बिजली बनने की? इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स में, इलेक्ट्रिसिटी न्यूरॉन में कैसे जनरेट होती है वो समझा रहे हैं जी आपको। जब वो समझ जाएंगे तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ती है वो तो आसान है, कंडक्शन बहुत आसान है, कैसे वो जनरेट होती है, इंपल्स जनरेट कैसे होता है। जब इंपल्स, देखिए यहाँ तक हो गया, आगे एक एक चीज समझते जाइए। ये जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, अंदर से रेस्ट कंडीशन, रेस्ट का मतलब कोई इंपल्स नहीं आया, रेस्ट स्टेज में अंदर नेगेटिव होता है चार्ज, बाहर पॉजिटिव। यहाँ पर अंदर नेगेटिव बना है, चार्ज कैसा है? इनसाइड नेगेटिव। ये क्वेश्चन आता है कि रेस्ट कंडीशन में एक्सॉन की मेम्ब्रेन या नर्व्स जो होती हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन जो होती है, इनसाइड अंदर की साइड पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव, और बाहर की साइड में उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये रेस्टिंग कंडीशन का है, समझ रहे हैं ना? ये रेस्टिंग कंडीशन में ऐसा होगा, समझ में आ रहा है ना? अब इसको समझ लीजिए, इसी को पूरे समझना है। तो इन रेस्टिंग कंडीशन का मतलब कोई इंपल्स नहीं आ रहा है, कोई संदेश बाहर से हमारी बॉडी में नहीं आ रहा है, तो संदेश ले जाने की जरूरत क्या? ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज क्यों जाएगा जब कोई आ ही नहीं रहा है? न्यूरॉन्स एकदम रेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है? रेस्टिंग कंडीशन। समझ में आ रहा है जी? आ रहा है? रेस्टिंग कंडीशन में क्या क्या होता है? मेम्ब्रेन जो होती है, एक्सॉन मेम्ब्रेन क्या होती है? इनसाइड जो है अंदर पर वो नेगेटिव होती है, और आउटसाइड क्या होती है? पॉजिटिव। ये याद रखिए, ठीक है? ऐसा क्यों होता है, यही कारण जान लीजिए, ऐसा क्यों होता है, नेगेटिव अंदर क्यों होता है। देखिए, बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए मेम्ब्रेन रेस्ट स्टेज में क्या है? न्यूट्रल चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट।
पोलराइज का मतलब चार्ज डेवलप हो चुका है, चार्ज है पहले से। पोलराइज कंडीशन, अगर कहें पोलराइज स्टेट क्या होती है, रेस्टिंग कंडीशन कोई क्या होते हैं, पोलराइज कंडीशन मतलब एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव है। तो एक्सॉन मेम्ब्रेन जो होती है, एक्सॉन क्या होते हैं, आर पोलराइज। मेम्ब्रेन जो है पोलराइज। वो क्या है, इज पोलराइज्ड, इसको बोलते हैं आप पोलराइज्ड। पोलराइज स्टेट कंडीशन में होती है, मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, कारण समझिए क्यों बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव क्यों है। क्योंकि देखिए बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन Na+ ज्यादा होता है K+ के कंपैरिजन में, मतलब बाहर सोडियम आयंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होना तो पॉजिटिव ही तो रहेगा, बाहर भी नेगेटिव है, बाहर भी नेगेटिव है। ऐसे लिखिए, ये यहाँ पर सॉरी, बाहर जो है कैटायंस, ऐसे समझ लीजिए कैटायंस मोर होते हैं देन एनायंस। समझ रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज बाहर कम है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा आपको ना, क्योंकि पॉजिटिव बहुत ज्यादा, नेगेटिव की संख्या बहुत कम है। और पॉजिटिव में कौन सा पॉजिटिव ज्यादा है, कैटायंस में कौन सा, सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम कम है, क्योंकि दो ही आयंस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, सोडियम और पोटेशियम। क्वेश्चन क्या आता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स न्यूरॉन के थ्रू जब मैसेज का ट्रांसपोर्ट होता है, कौन से आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम बताएंगे, कैल्शियम वगैरह नहीं बताएंगे आप, ठीक है, दो ही आयन बताएंगे। ठीक, हाँ, तो कैटायंस में भी ये सोडियम ज्यादा है बाहर, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। अंदर नेगेटिव कैसे होता है, तो इनसाइड, अब यहाँ पर लिखेंगे, लिख रहिए, आउटसाइड क्या है, बाहर की साइड में Na+ मोर है देन K+, और अंदर की साइड में क्या है, इनसाइड, इनसाइड। देखिए इनसाइड क्या होता है, एनायंस ज्यादा होते हैं, कैटायंस कम होंगे, उल्टा हो जाएगा ना, एनायंस मोर है, एनायंस मोर है कैटायंस के कंपैरिजन में। कौन सा एनायन, क्लोराइड नहीं, क्या होता है एनायन, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। यहाँ एनायन अंदर क्या है, तो कोई आयन नहीं है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, वही क्या है, वही नेगेटिव चार्ज को मेंटेन रखती हैं। मतलब यहाँ पर इसकी जगह आप एनायन मत लिखिए, लिखेंगे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, चार्ज आयन नहीं है, चार्ज प्रोटीन्स ज्यादा होती हैं, ठीक है, मोर होती है, किसके कंपैरिजन में, कैटायन के कंपैरिजन। यहाँ प्रोटीन से जो नेगेटिव चार्ज को रखे हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, कैटायंस कम है, तो ओवरऑल देखा जाए तो अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा ना। अब कैटायन जो है उसमें भी सोडियम पोटेशियम होंगे, बाहर कौन सा कैटायन ज्यादा था, सोडियम, अंदर कौन सा कैटायन ज्यादा होगा, पोटेशियम इज मोर देन सोडियम। समझ में आ रहा है, कैटायन में भी अंदर कौन से कैटायन है, उल्टा कर देंगे भाई, बाहर सोडियम कैटायन ज्यादा था तो अंदर पोटेशियम कैटायन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, जो नेगेटिव है तो ये रेस्ट कंडीशन में ऐसा होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। हाँ, क्वेश्चन आता है कि मेम्ब्रेन रेस्ट कंडीशन में अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों होती है, तो कारण ये है कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इसके साइटोप्लाज्म में ज्यादा है, अंदर एक्सोप्लाज्म में, और कैटायंस की संख्या क्या है, कम है, तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव रहता है। ठीक है, और कैटायंस में कौन से कैटायन ज्यादा है, कैटायन तो कम है, लेकिन देखा जाए कौन से ज्यादा, उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है उसमें। और बाहर क्या है, बाहर कैटायन ज्यादा है, एनायंस कम है, तो कैटायंस में कौन सा, सोडियम ज्यादा। अब समझ में आ गया क्यों ऐसा होता है, जी सर। अब देखिए जब ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पर इस तरीके से, तो होता क्या है कि अंदर बाहर की साइड में, और एक चीज और देखिए, बाहर पोटेशियम ज्यादा है, ऐसे यहाँ पर भी होगा ना, बाहर सोडियम ज्यादा हो गया ना, तो होता ये है कि बाहर से ये तो लीकी चैनल है, लीकी चैनल हमेशा खुले रहते हैं, बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो जानते हैं जो चीज जहाँ ज्यादा होती है वो कम की तरफ अपने आप चलने लगती है, अपने आप चलने लगे कंसंट्रेशन डिफरेंस से। बाहर सोडियम ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ध्यान सुनते रहिए, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, लीकी चैनल हमेशा खुले हुए हैं, इनके थ्रू क्या होगा, सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ
आ रहा है क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर क्या ज्यादा था? पोटेशियम। प्रोटीन कभी मूव नहीं करेगा, याद रखिए प्रोटीन नहीं मूव करेगी इनके थ्रू, समझ रहे हैं? आयन से जाएंगे केवल, बाहर कौन सा आयन ज्यादा था? सोडियम, वो अंदर आ जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा, तो कम की तरफ तो अपने आप भागेगा ही ना। लिक्विड चैनल हमेशा खुला हुआ है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, वो बाहर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि पोटेशियम बाहर क्या है? कम है, ठीक है? तुरंत पोटेशियम क्या चला जाएगा? ऊपर जाएगा। लीकी चैनल है, ठीक है? यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये कौन सा चैनल था? लीकी। ये दोनों चैनल अभी बंद रहेंगे रेस्ट कंडीशन में। पंप वाले, ये वाले चैनल सोडियम पोटेशियम पंप, सॉरी पंप नहीं, ये वाले चैनल जो है सोडियम पोटेशियम क्या है? ये चैनल ये बंद रहे, वोल्टेज कैटेड बंद रहता है रेस्ट कंडीशन में, नोट कर लेना वोल्टेज। हाँ, इन रेस्ट स्टेज, रेस्टिंग कंडीशन में वोल्टेज गेटेड चैनल रिमेन क्लोज, बंद रहते हैं। और लीकी हमेशा ओपन रहता है तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमेशा ओपन, हार्ड कंडीशन में ओपन रहेगा, समझ रहे हैं? इसलिए ताला लगा हुआ, देखिए बंद है, ये खुला हुआ है तो ऐसा हो गया। अब देखिए बाहर से क्या ज्यादा था? सोडियम, पॉजिटिव चार्ज, बाहर से सोडियम अंदर आ रहा, अंदर से पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो देखा जाएगा तो बाहर सोडियम, बाहर एक समय ऐसा आएगा, जानते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम समझते हैं ना केमिस्ट्री में? दोनों जगह सोडियम बराबर, दोनों जगह पोटेशियम बराबर। जैसे बोलते हैं कि जब किसी की लाइफ जिंदगी स्थिर हो जाती है तो जीने में मजा खत्म हो जाता है ना, जीने का रस खत्म, तो इसके साथ में इसकी कहानी खत्म। इसकी आप बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है कि हमारी बॉडी में कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट नहीं होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम हो गया तो हमारी कहानी खत्म। हमारी बॉडी में हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शन चलना चाहिए, हलचल होनी चाहिए, ठीक है? लिखा गया एक लाइन साफ, तो इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम होने लग जाता है, उसमें क्या होता है? ये वाला पंप तुरंत एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम नजदीक आएगा तुरंत ये पंप एक्टिव, वो क्या करेगा? जितने सोडियम आए हैं अंदर सबको पकड़ करके अपनी बाहर भेज देगा, सब लोग बाहर चले जाइए। जितने सोडियम बाहर से आ रहे थे ना, ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन कराने के लिए सारे सोडियम को खींच करके क्या कर देगा? बाहर, और बाहर से पोटेशियम को पकड़ के ले जाएगा अंदर, अपने अपनी जगह पर सब सेट हो जाओ। क्योंकि चार्ज क्या रखना है? अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव रखना है ना, मेंटेन भी तो रखना है चार्ज। बाहर सोडियम ज्यादा करना है, बाहर कैटायन को ज्यादा करना है, अंदर प्रोटीन तो मूव नहीं करेगा। पोटेशियम की देखिए, अंदर तो प्रोटीन मूव नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अंदर कैटायन की संख्या भी कम रखनी है। तो अगर सारे सोडियम अंदर चले आएंगे तो अंदर तो प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, और इसको नेगेटिव भी तो रखना है, तो अंदर से पॉजिटिव को हटाना है, बाहर पॉजिटिव बढ़ाना है। तो देखिए ये पॉजिटिव अंदर आ रहा था ना जी सर, क्योंकि बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है, तुरंत सारे सोडियम आ रहे थे, इसको खींच करके देखिए बाहर करेगा, सब हटा दे। देखिए 3 सोडियम को बाहर करता है एक बार में, 3 सोडियम को एक बार में बाहर फेंकेगा और उसके बदले पोटेशियम आएगा। 3 सोडियम को बाहर किया क्योंकि सोडियम अंदर बढ़ रहे थे, इक्विलिब्रियम मेंटेन कराने के लिए पोटेशियम बाहर जा रहे थे। उल्टा किया इसने, क्या किया? सोडियम जो अंदर आए को खींच करके बाहर किया, 3 एक साथ भेजेगा ताकि ओवरऑल जो है पॉजिटिव बाहर ज्यादा हो जाए। उसके बदले पोटेशियम भी आने हैं, क्योंकि पोटेशियम बाहर गया था तो उसको खींच के लेके आना है। तो कितने आएंगे? 3 आएंगे, तब तो बराबर कहानी 2 आएंगे, इक्वल नहीं होना चाहिए। 2 पोटेशियम अंदर आएगा, 2 को ये प्लस इनसाइड करेगा, मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है जी? अभी भी हमारे शरीर में ऐसी क्रिया हो रही है। हाँ, ये सब हो रहा है हमारी स्किन पर। हाँ हो रहा है, और क्या हमारा। और देखिए इसमें क्या लगेगा? एटीपी खर्च होगा। आप आराम से बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स रेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है। रेस्टिंग कंडीशन में भी न्यूरॉन्स में एनर्जी खर्च होती है, एटीपी खर्च होती है। इसके लिए ये क्या है? ये पंप है, पंप प्रोटीन। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, पंप क्या करता है? एटीपी खर्च करता है।
थकान तो लैक्टिक एसिड, हाँ उसका थकान का कारण मैं बताऊंगा आपको जब मैं जो साइनेप्स पढ़ाएंगे आपको ना। साइनेप्स वो आगे बार फिर से पूछ लीजिएगा तो बता देंगे साइनेप्स अगला सर। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप हाँ डिक्रीज और रिस्ट्रिक्ट और मैनेज। इक्विलिब्रियम को मैनेज का मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको रोक देता है, इक्विलिब्रियम होने नहीं देता है। द इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट करा देता है, उसको नहीं होने देता है इक्विलिब्रियम को। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज अंदर मेंटेन रखता है। ठीक है, इसमें दिखेगा एटीपी कंजम्पशन होता है, एटीपी रिक्वायर होती है इसके लिए। अब एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, अभी इंपल्स जनरेट नहीं हुआ है, अभी ये रेस्ट कंडीशन की बता रहे हैं कि रेस्ट कंडीशन में होता क्या है। रेस्टिंग कंडीशन में इतना झंझट हो गया ना। ये क्वेश्चन आप ये भी देखिए, रेस्टिंग कंडीशन में 3 सोडियम बाहर जाके इतने अंदर आएंगे पोटेंशियल, ये भी याद रखना आपको। उसमें दिया गया होगा 3 बार एरो बनाया गया बाहर, 2 बार पोटेशियम का एरो अंदर किया गया। देखिए उसमें रेस्ट कंडीशन देख रहे हैं। अब यहीं से समझ लीजिए एक्शन पोटेंशियल। डिपोलराइज्ड स्टेट। अब देखिए, अब हमारी बॉडी में कहीं से इंपल्स आया, कहीं से कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस समझते हैं, पैर में कांटा लग गया तो तुरंत आपके न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाएगा ब्रेन में कि पैर में कांटा लगा हुआ है। ठीक, तो होता क्या है, जैसे ही कोई स्टिमुलस का मतलब बाहर इन्वायरमेंट में, जैसे स्टिमुलस बॉडी में आएगा, स्टिमुलस कहाँ पहुंचता है, यहाँ देखिए स्टिमुलस कहाँ आएगा, इसके पास आएगा, बोलेगा कैसा है ये, तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, ये हो क्या रहा है, तुरंत इसको दबा देगा, एक्टिव इनएक्टिव कर देगा, इसको इस पंप को ही इनएक्टिव कर देगा, इसको रोक देगा। ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करा रहा था ना, इसको रोक देगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट एक्शन पोटेंशियल बता रहा है कि कैसे अब इंपल्स बनेगा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, मैसेज कैसे, संदेश कैसे जनरेट होगा। यहाँ पर स्टिमुलस की वजह से होगा, स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस आया, ये क्या करेगा, स्टिमुलस इस पंप को इनएक्टिव कर देगा, इनएक्टिवेट प्लस पोटेशियम पंप को क्या कर देगा, एक्टिवेट करा, काम नहीं करेगा वो। अब काम नहीं करेगा तब क्या होगा, ये बीच वाला सोडियम जो बाहर जा रहे थे उनका जाना बंद, पोटेशियम अंदर आ रहे थे उनका आना बंद। ठीक है, अब इस कंडीशन में एक चीज होगी यहाँ पर कि जो यहाँ पर ये सोडियम का पंप है, ये तो खुले रहेंगे, इनकी कहानी अलग है, इसको समझना ही नहीं, भूल जाइए, वो खुला रहेगा। ये तो पोटेशियम बाहर जाएगा, सोडियम में होता रहता है, ये हमेशा खुले रहता है। वोल्टेज ग्रेडियंट चेंज होगा इसमें, ये सोडियम का वोल्टेज ग्रेडियंट है और ये किसका है, पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडियंट। समझ में आया। एक्शन कंडीशन में, एक्शन बोलते नहीं है सब लोग, जैसे जो दौड़ होती है तो खड़े रहते हैं लाइन पर होते हैं, आप बोलो 1 2 3 रेडी, भागो सब लोग, तो ये एक्शन जनरेट हो रहा है, भागने के लिए तैयार हो रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो कैसे होगा, अब ये चार्ज बदलेगा, चार्ज बदलेगा, डीपोलराइज्ड। अब तक क्या थी, पोलराइज्ड, पोलराइज्ड में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अब ये चार्ज चेंज हो जाएगा तुरंत, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। ऐसा कैसे होगा कि बाहर नेगेटिव हो जाए अंदर पॉजिटिव, तो अंदर पॉजिटिव का सेंस समझ में है, इतने प्लस बढ़ने लगे, अंदर पॉजिटिव का मतलब होता है कि Na+ पढ़े तो सोडियम का चैनल खुलेगा तुरंत, ये ताला खुलेगा सोडियम वाला, और देखिए सोडियम अंदर आना स्टार्ट। ये तो बराबर ही, जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, तो बैलेंस किए हुए। ये सोडियम का चैनल खुलेगा, किस कंडीशन में, एक्शन कंडीशन में, सोडियम अंदर आना स्टार्ट, पोटेशियम बंद रहेगा, ये भी बंद हो गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बाहर पॉजिटिव घटेगा, इसका मतलब बाहर नेगेटिव बढ़ेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे और क्या होगा, Na+ चैनल, चैनल अलग है, पंप अलग है, पंप में दोनों, पंप ऐसी प्रोटीन है जो सोडियम को भी ले जा सकती है, पोटेशियम को भी ला सकती है, एक ही प्रोटीन है, दोनों काम के अलग अलग चैनल है। ठीक है, Na+ चैनल ओपन हो
जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब जानते हैं, बाहर से अंदर आना। ऑफ Na+, कहाँ से, फ्रॉम ECF। ECF का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वहां से Na+ अंदर आएगा तो एक्सोप्लाज्म अंदर की साइड में, और कैटाइंस इन एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में कैटाइन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ जाएगा। तो अंदर जब पॉजिटिव बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड। पहले थी पोलराइज्ड, चार्ज ही बदल गया तो मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज्ड। प्रोटीन्स कहीं नहीं जाते हैं, प्रोटीन्स वहीं रहेंगे, केवल पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड। कितना पोटेंशियल होगा, +30 वोल्ट। याद रखिए +30 मिलीवोल्ट होता है पोटेंशियल, इस कंडीशन में एक्शन पोटेंशियल +30 मिलीवोल्ट का चार्ज आएगा। तो डिस्टर्बेंस हो गया ना। अब देखिए सब उल्टा हो गया, सब एक साथ नहीं होता है। देखिए कितने एरिया में हो रहा है, कितने एरिया में चेंज हुआ, बाहर अभी मत चेंज करिएगा। देखिए केवल इसको तो यही समझ लेना, डायग्राम आप बुक वाला बनाइएगा। मैं चूंकि बोर्ड पर 10 बार डायग्राम तो नहीं बना सकता, उसको टाइम लगेगा, इसी में समझा रहे हैं आपको कितने एरिया में इंपल्स जनरेट होना है, इसमें बिजली बननी कैसे। देखिए बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस एरिया में मैंने बाहर नेगेटिव कर दिया, अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव। अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। ये मेम्ब्रेन इसी एरिया में क्या हो गई, डीपोलराइज्ड। आगे क्या है, अभी पोलराइज्ड है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स इसी को बोलते हैं, जानते हैं इंपल्स क्या होता है, चार्ज में जो डिफरेंस आता है ना उसी को बोलते हैं इंपल्स। स्पेशल कंडीशन। हाँ, जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्ज है ना, उसमें जो डिफरेंस जनरेट हुआ है, चार्ज डिफर हो गया ना, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव, समझ में, चार्ज डिफर कर गया। देखिए +30 हो गया ना मिलीवोल्ट, तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। यही है इंपल्स, और कुछ नहीं। जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस चार्ज में, इसी को आप इंपल्स बोलते हैं। इंपल्स जनरेट हो गया। अब ये इंपल्स आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो इंपल्स जब जनरेट हुआ तो मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, डीपोलराइज्ड। रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन कैसी थी, पोलराइज्ड। क्यों थी पोलराइज्ड, पूरा कारण बता दिया आपको। डीपोलराइज्ड कैसे होगी, ये वाला जो पंप है ये बंद हो जाएगा, सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो चार्ज में डिफरेंस हो गया, चार्ज उलट गया। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। सब लोग रेडी हो गए दौड़ने के लिए, अब सब दौड़ लगाए, तैयार हो गए, ठीक है, तैयार हो गए सब। अब दौड़ लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए कुछ नहीं होता है। उस स्टेट को क्या बोलते हैं, तो सर इधर क्यों नहीं हुआ, केवल आधे में? हाँ केवल थोड़े से हिस्से, थोड़े से नहीं। क्या बिजली जो चलती है तो एक साथ भाग जाती है, ट्रेन एक साथ चलेगी, धीरे धीरे चल रहा ना, तो मैसेज एक साथ नहीं भागता, धीरे धीरे चलेगा ना। ध्यान सुनिए, ये एरिया कौन सा हो गया, डीपोलराइज्ड। आगे का एरिया कौन सा है, पोलराइज्ड। अभी आगे इंपल्स नहीं पहुंचा है, ठीक। जब ये इंपल्स आगे जाएगा तो इसको भी क्या कर देगा, क्या कर देगा, इसको डीपोलराइज्ड कर देगा, ठीक है। इंपल्स यहाँ आ जाएगा, जब डीपोलराइज्ड होगा तो देखिए जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्लस से नेगेटिव की तरफ चलती है। कहाँ से चलती है, प्लस टू नेगेटिव, ठीक है। ये प्लस चार्ज देख रहे हैं, ये नेगेटिव, ये प्लस चार्ज है, नेगेटिव, ये नेगेटिव वाले सारे पॉजिटिव होते चले जाएंगे। नेगेटिव सब क्या हो जाएगा, अंदर का पॉजिटिव, बाहर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसा क्यों होगा भाई, यही पंप तो इधर भी तो लगे हैं, यही पंप इधर भी तो लगे, नहीं लगे हैं। सेम जैसी इंपल्स यहाँ से निकल करके आगे जाएगा, यहाँ पर ये वोल्टेज ये वाला जो चैनल है पंप, ये यहाँ पर भी तो बैठा होगा, यहाँ पर भी तो वही चीज होगी ना। वो तो मैंने एक में समझा दिया, ये सारे उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, इसके साथ इसको रखिए। ये सेम चीज आगे भी है, ये सेम पंप आगे भी है। इसमें जैसे मैसेज यहाँ पहुंचा, पंप फिर इनएक्टिव हो गया। ये वाला पंप यहाँ लगा है ना, आगे जगह जगह लगा रहता है, तो ये फिर इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर वही कहानी, सोडियम बाहर से अंदर आना चालू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो अंदर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में बदलता चला जाएगा। जैसे कहानी यहाँ हुई थी वही सेम कहानी यहाँ चलेगी, तो अंदर का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में बदलता चला जाएगा। समझ में आया। ये चीज आप इंपल्स यहाँ आ गया। इसके साथ क्या होगा,
ये वापस तूफान आता है, सब लोग हिल जाते हैं, तूफान चला गया, सब आराम से बैठ गए। ये तूफान ही तो है, तूफान जब आगे चला जाएगा तो ये सब रिलैक्स हो जाएंगे, पीछे बाइक गाने चालू कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर से पॉजिटिव अपना वाला असली रूप अपना लेंगे। कौन सा वाला था, बाहर पॉजिटिव हो गया ये। समझ तो आगे का नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, टाइम भी बहुत होता है। ये सब ठीक है, जलने दो पर- मिनट और देख लीजिए। ये सब जलने पर भी, कांटा लगने पर तो देखिए, ये जब इम्पल्स यहाँ आएगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ आया तो ये पहले क्या थी बताइए, पहले क्या था जब इम्पल्स नहीं आया था, पोलराइज की पोलराइज, नीचे माइनस पोलराइज। जैसे इम्पल्स यहाँ आएगा, सेम काम ये चैनल, ये पंप जो है ये बंद हो जाएगा, सोडियम चैनल खुल जाएंगे, अंदर आना सोडियम स्टार्ट हो जाएगा, मेम्ब्रेन का चार्ज अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अंदर माइनस था, पोलराइज में अब प्लस हो जाएगा, तो मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज। तूफान आ गया है, सब ब्लड फेल हो गया है, मेम्ब्रेन अंदर डीपोलराइज हो गई। कितना चार्ज हो जाएगा, +30 मिलीवोल्ट। पीछे सब नॉर्मल, आगे चला गया वो, पीछे नॉर्मल कैसे होगा, ये जो काम करना बंद किया था ना, फिर से चालू हो जाएगा, फिर वही काम ही चालू करेगा। ये जो है सोडियम कहाँ से कहाँ आ रहे थे मैंने आपको बताया, खींच करके बाहर ले जाएगा, अंदर नेगेटिव मेंटेन करेगा, बाहर पॉजिटिव को मेंटेन करेगा ना। उस कंडीशन में मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना होगा, -70 मिलीवोल्ट। 30 नहीं, यही समझाना है। इस कंडीशन को बोलेंगे डीपोलराइज्ड स्टेट। आराम से बैठे हैं, तूफान आया, हिल गए तो कितना हुआ, 30 मिलीवोल्ट। आराम से बैठे हैं तो माइनस के कौन सा था, माइनस के 70 -70 मिलीवोल्ट था, -70 मिलीवोल्ट। आराम से बैठे, तूफान आया तो +35 हो गए, चला गया तो अब वापस आएंगे ना, वापस आएंगे तो 70 नहीं, -90 बढ़ जाता। सदमा लग गया, पहले तो आराम से थे, सदमा लग गया, तो थोड़ी देर तक समझ में नहीं आया हुआ क्या ये, तो -90 पर चला जाएगा मिलीवोल्ट, और कम हो जाएगा। ठीक है, यही समझना है कि वो -90 तक कैसे पहुंच गया, इतना सदमा कैसे लग गया। इसी को बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड। पोलराइज्ड तो होगा, ये निकल गया तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस ले आएगा, तो बोलेंगे पोलराइज्ड, मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव हो गया, बोलेंगे पोलराइज्ड। लेकिन इतना पोलराइज्ड हो गया कि माइनस में और चला गया, तो -90 मिलीवोल्ट तक चला गया, हाइपर पोलराइज्ड। और सदमा धीरे धीरे सही भी होता है ना, फिर 70 फिर से धीरे धीरे 70 तक आएगा खींच करके। अब जब वो रिसेप्टिव आया वो धीरे धीरे मेंटेन करके 70 तक आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड। यहाँ लिखेंगे ये इस कंडीशन कौन सी है, डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड का मतलब समझना है, आगे इम्पल्स निकल गया, पीछे जो है चार्ज मेंटेन होता रहेगा, इम्पल्स आगे बढ़ेगा, पीछे चार्ज मेंटेन होगा। -90 मिलीवोल्ट इसमें चार्ज रहेगा। जब कारण क्या जानते हैं, कारण ये है सोडियम चैनल तो बंद रहेगा। देखिए रेस्ट कंडीशन में सोडियम भी बंद, पोटेशियम भी बंद, समझ रहे ना, दोनों बंद था ना। लेकिन जब ये इम्पल्स आगे बढ़ गया, तूफान निकल गया, तो जब सदमा लगेगा तो ये चैनल खुल जाता है, पोटेशियम वाला एक चैनल खुल जाता है। रेस्ट कंडीशन में दोनों बंद रहते हैं, लेकिन जब डीपोलराइज्ड कंडीशन आती है, फिर से जब ये लोग वापस होते नॉर्मल होते हैं, तो ये चैनल खुल जाता है, ये वाला ये, और ये क्या करेगा, ये पोटेशियम को बाहर खींचना स्टार्ट कर देगा। अब बताइए, अंदर से प्लस चार्ज ऊपर जा रहा है, अंदर से प्लस चार्ज की कमी हो रही है, -70 तो आएगा ही, -70 तो रहेगा ही। ठीक है, अंदर से ये वाला भी चैनल तो खुल गया, और पॉजिटिव को खींच करके और बाहर कर रहा है, और बाहर कर रहा है, तो अंदर तो और नेगेटिव बढ़ता चला जाएगा ना, पॉजिटिव बाहर और बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव बाहर बढ़ेगा उतना अंदर नेगेटिव बढ़ेगा। इसलिए हाइपर पोलराइज यही होती है कि ये वाला चैनल भी खुल जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये पोलराइज में पोटेशियम प्लस चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, K प्लस का इफ्लक्स, इफ्लक्स का मतलब समझते हैं, पोटेशियम बाहर जाना चालू कर देगा, हमेशा नहीं जाएगा, ये भी बैठा है, ज्यादा होगा तो तुरंत पकड़ करके अंदर ले आएगा, 30 को 70 वापस ये कराता है, ये वाला पंप से। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आज जाके जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको नहीं जाएंगे, जो मैंने समझा दिया।
आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा पोलराइज कंडीशन कौन सी होती है, डीपोलराइज कौन सी है, रीपोलराइज कौन सी कंडीशन